इसी दौरान पुलिस दीवार के एक चौबी तख्ते को पीछे हटा चुकी थी। मुझे और तो कुछ ना सूझा, जल्दी से तख्ते के नीचे घुस गया। शैनशीन के अंधेरे में टार्च की रोशनी पड़ी। लक्ष्मीबाई थानेदार से कह रही थी, राणा जी इधर तो कुछ भी नहीं है, घर का पुराना सामान पड़ा है, कातर को बाहर जाकर ढूंढे। थानेदार ने रौब से कहा, इसकी जीप के पीछे हमारे आदमी रवाना हो चुके हैं। हम कातिल के साथी को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जो जरूर इस शैनशीन में छुपा हुआ है। गंभीर, अंदर जाकर देखो, घबराओ नहीं, मेरे हाथ में पिस्तौल है। इस वक्त मुझे अपने आप पर इस बेबस चूहे का गुमान हो रहा था जो पिंजरे में बंद हो, और पिंजरे के दरवाजे में से घर के मालिक का हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा हो। एक सिपाही कूद कर शैनशीन में आ गया। इसने टार्च की रोशनी में स्विच तलाश करके बिजली का बल्ब रोशन कर दिया। थानेदार की आवाज आई, तख्त के नीचे देखो। मेरा कोई एक्शन मेरे काम नहीं आ सकता था। सिपाही ने तख्त को उल्ट दिया। नीचे मैं पड़ा था। थानेदार ने नारा लगाया, खबरदार, अगर भागने की कोशिश की तो गोली चला दूंगा। बाकी सिपाही भी शैनशीन में कूद कर आ गए। इन्होंने मुझे फौरन हथकड़ी लगा दी। मुझे दीवार के चौखन्ने में से खींचकर लाश वाले कमरे में लाया गया। लक्ष्मीबाई और इसके मुलाजिम परे परे हट गए। थानेदार बड़ा खुश था। इसने लक्ष्मीबाई को देखकर फातिहाना अंदाज में कहा, भाई, पुलिस कातिलों का सुराग लगाना जानती है। ये कातिल का साथी है। क्या तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा? लक्ष्मीबाई ने मुझे अजीब जोमानी नजरों से देखा, जैसे कह रही हो, तुम्हें किसने कहा था कि दीवार का तख्ता हटाकर बाहर निकलो? पुलिस पहले ही मेरे पांव पर लगा खून का निशान देख चुकी थी। लक्ष्मीबाई ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं राणा जी, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। थानेदार ने दूसरा बड़ा अहम सवाल किया, क्या ये भी कातिल के साथ कोठे पर आया था? लक्ष्मीबाई ने एक बार फिर नफी में सर हिलाया और बोली, मैंने इसे कातिल के साथ आते नहीं देखा। थानेदार ने हंसकर कहा, मगर ये कातिल के साथ ही आया था। तुमने तो इसे नहीं देखा, तो क्या हुआ, तुमने अपने रोज के धंधे में लगी होगी। थानेदार ने दो सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे नीचे ले जाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मैं हथकड़ी पहने बाजार में आया तो वहां एक भीड़ लगी थी। बाजार की रोशनी में मुझे आता देखकर लोगों ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। वो भी मुझे कातिल का साथी समझ रहे थे। पुलिस की जीप सामने खड़ी थी। यहाँ भी 4 पुलिस के सिपाही बंदूकें लिए मौजूद थे। मुझे सख्त निगरानी में जीप में बैठा दिया गया। थोड़ी देर में थानेदार भी सिपाहियों के साथ नीचे उतर आया। इसने एक सिपाही से कहा कि वो वहीं ठहरे, क्योंकि लाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस आने वाली है। थानेदार और तमाम सिपाही जीप में सवार हो गए और जीप हजूम को चीरती हुई इलाके के थाने की तरफ चल पड़ी। मैं दिल ही दिल में बगू डाकू को भरा बुला कह रहा था कि कबख्त मुझे फंसाकर खुद रफू चक्कर हो गया है। गलती मेरी भी थी। मुझे शैनशीन से बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन सुदारगनी के साथी को मुसीबत में देखकर मुझसे ना रहा गया। बहरहाल अब मुसाहिब का दरवाजा एक बार फिर खुल गया था। बाज़ार हुस्न का कत्ल तो शायद मुझ पर साबित ना हो, मगर साबरमती आश्रम में 4 फौजी जवानों के कत्ल के इल्जाम से मुझे अब कोई नहीं बचा सकता था। शायद दूसरे ही रोज मुझे मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दिया जाए और फिर फांसी का फंदा मेरे सामने था। मैं यही कुछ सोच रहा था और जीप अहमदाबाद के गंजान बाजारों से निकलकर एक निस्बतन खुली सड़क पर आ गई। यहाँ 2 रवैया खंभों पर मरकरी रोशनियां जगमगा रही थीं। बाईं जानब कुछ फासले पर एक महराबी गेट के ऊपर सुर्ख गुजराती हरूफ रोशन थे, अल्ट्रिया पुलिस स्टेशन। इस इलाके का नाम अल्ट्रिया था और ये इस इलाके का पुलिस स्टेशन और मेरी मौत का सामान था। जीप में बैठे बैठे मैंने अपनी हथकड़ी का अच्छी तरह जायजा ले लिया था। ये लोहे की काफी भारी हथकड़ी थी और मैं इसमें से 1000 कोशिशों के बावजूद अपनी कलाइयां बाहर नहीं निकाल सकता था। थाने पहुंचकर मेरी तलाशी ली गई। पुलिस को मेरे कपड़ों में से सिवाय सुदारंगनी के सांप के मनके के और कुछ ना मिला। मैंने थानेदार से गुजराती में दरख्वास्त की कि ये मेरी माता जी का दिया हुआ दरीम मनका है, इसे मेरे पास ही रहने दें। मगर उखड़ा थानेदार ने इसे कागज में लपेटकर मेज दराज में रख दिया और मुझे गाली देकर कहा,
अब बताओ कि तुम्हारा कातिल साथी कौन था और कहाँ गया है, तुम्हारा ठिकाना कहाँ पर है। मैं लक्ष्मीबाई को बीच से निकाल देना चाहता था, क्योंकि इस तरह एजेंट के भी पकड़े जाने का खदशा था। मैंने कहा, राणा जी, मैं तो वैसे ही कोठी पर गाना सुनने आ गया था। जब वहां गोली चली तो भागकर शयनशीन में छुप गया था। मैं किसी कातिल को नहीं जानता। थानेदार ने उठकर मुझे 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। मेरा खून खोल उठा, मगर मैं 16 सिपाहियों के नरगे में था, कुछ नहीं कर सकता था। बस सब्र के घूंट पीकर खामोश रहा था। थानेदार ने मेरा पर्चा काटा और मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैंने यहाँ अपना नाम फिरोज भाई लिखवाया और बताया कि मैं बड़ौदा से मेहनत मजदूरी करने अहमदाबाद आया था। बाजार हुसन की तरफ निकल आया था। थानेदार ने मुझे सुबह बड़े पुलिस हेडक्वार्टर में पेश करना चाहता था। मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। हवालात में मेरे सिवा दूसरा कोई हवालाती नहीं था। मैं कोने में बैठकर इस सोच में डूब गया कि यहाँ से फरार होने का कौन सा तरीका इख्तियार किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ रात ही का हिस्सा था। अगले रोज मेरा पोल खुलने वाला था। मेरा जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। इस वक्त थाने की घड़ी रात के 11 बजा रही थी। थाने में थानेदार के अलावा 4 सिपाहियों की ड्यूटी थी। एक संतरी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर और दूसरा संतरी हवालात के बाहर बंदूक उठाए पहरा दे रहा था। 4 सिपाही थाने के अंदर मौजूद थे। थानेदार कुर्सी पर बैठा मेज पर रखे रजिस्टर में जरूरी अंदराज कर रहा था। इसने टेलीफोन पर किसी बड़े अफसर को खबर कर दी थी कि कातर की तलाश में पुलिस का दस्ता रवाना कर दिया गया है और उसका एक साथी हवालात में बंद है। जरूरी अंदराज से फारग होकर थानेदार ने एक सिपाही को चाय लाने को कहा और खुद हवालात सलाखदार दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और बैद की छड़ी को आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ में बजाते हुए बोला, फिरोज भाई, अगर तुम सच सच बताओ कि तुम्हारे साथी कहाँ छुपा होगा, मैं सरकार से कहकर तुम्हें माफी दिला दूंगा। मैंने हाथ बांधकर कहा, महाराज, मैं कातर को नहीं जानता, मैं तो गलती से कोठे पर आ गया था। इसने गुस्से में मुझे एक बार फिर गाली दी और अपने अंदर उठते हुए हिजान को दबाते हुए पेचोताब खाकर रह गया। मैं गाली का बदला नहीं ले सकता था, अगरचे मुझे हथकड़ी नहीं लगी थी, लेकिन मैं हवालात की मोटी मोटी सलाखों के पीछे बंद था। थानेदार चाय पीकर अपने साथ एक सिपाही लेकर थाने से निकल गया और मैंने यूं ही बाहर पहरा देने वाले संतरी से बातें करने की कोशिश की तो इसने मुझे झिड़कर खामोश करा दिया। उम्मीद की एक टिमटिमाती हुई किरण बाकी थी कि सुबह जब ये मुझे हेडक्वार्टर लेकर चलें तो इस वक्त अपनी तमाम तर सलाहियतों से काम लेकर फरार होने की कोशिश की जाए। अगरचे ये बज़ाहिर ये काम नामुमकिन नजर आता था, ताहम मुझे अपनी महारत और दलेरी पर पूरा भरोसा था। ये मेरी जिंदगी और मौत का मसला था। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे पुलिस की गोलियों से जख्मी हो जाऊं, मगर सुबह हवालात का दरवाज़ा खुलने पर फरार होने की तूफानी कोशिश करूंगा। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। नींद मेरी आंखों से गायब थी, फिर भी मैं दीवार के साथ लगाए आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर मैंने आंखें खोलकर सामने थानेदार के दफ्तर की दीवार को देखा। दीवार पर लगे गोल पुराने क्लॉक में रात 12:15 बजे थे। बाहर सड़क पर खामोशी थी। कभी कभी कोई गाड़ी हल्के से शोर के साथ गुजर जाती थी। फिर रात का 1 बज गया, फिर 2 बज गए। थानेदार 2:30 बजे रात वापस थाने में आया। इसने हवालात के पास आकर मुझे झुककर गौर से देखा। मैंने आंखें बंद करके थी। वो मुतमिन होकर दफ्तर में जाकर मेज के पास कुर्सी पर बैठ गया और सिपाही सामने दीवार के साथ लगे बेंच पर बैठ गया। मैंने आंखें खोलकर देखा। थानेदार छत से लगे बल्ब की रोशनी में रजिस्टर खोले, इसमें कुछ लिख रहा था। एक बार इसने किसी जगह फोन भी किया। बाहर अब गहरा सन्नाटा छाया था। अहमदाबाद शहर का ये इलाका नींद की आगोश में था और थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाती थी। बेंच पर बैठे सिपाहियों में से 2 सिपाही ओंगने लगे थे, मगर हवालात का संतरी इसी तरह पहरा दे रहा था। मुझे बाहर किसी गाड़ी की रुकने की आवाज सुनाई दी। थानेदार ने चेहरा उठाया और सिपाही से कहा, देखो कहीं एसपी साहब तो राउंड पर नहीं आ गए। और इसने अपने सर पर टोपी रख ली। दूसरे सिपाही भी उठकर अटेंशन हो गए। एक सिपाही बाहर को दौड़ा। मैं इसी तरह दीवार के साथ सर लगाए बैठा रहा। मुझ पर अब नींद का गलबा शुरू हो गया था। मुझे किसी एसपी वगैरह से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। जाहिर है सुबह होने पर ही मुझे यहाँ से ले जाया जाना था।
इस वक्त मैंने फरार होने का फैसला कर रखा था। अचानक खामोश फिजा फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठी। मैं चौंक पड़ा। इसके साथ ही यके बाद दिगरे 3 फायर हुए। एक गोली थानेदार के ऑफिस वाले क्लॉक नीचे दीवार में आकर लगी। थानेदार उछलकर दूसरी तरफ को दौड़ पड़ा और इसने पेटी से पिस्तौल निकाल लिया। हवलात के बाहर खड़ा संतरी भी घबरा कर थाने के अंदर की तरफ भागा और फिर फायरिंग करते हुए बाहर के 4 आदमी छलांगे लगाते ऑफिस में कूदे और इससे पहले के थानेदार कोई फायर करता इन्होंने इसे दबोच लिया। दूसरे सिपाही थर थर कांपते रहे। ये लोग राइफलों से मुसल्ला थे। इन्होंने थाने में आते ही बेधड़क फायरिंग शुरू कर दी थी और एक सिपाही को बेंच के पास ही ढेर कर दिया था। इनके चेहरे स्याह रुमालों में छुपे हुए थे। मैं हैरत से बाहर तक रहा था कि ये लोग कौन हैं। इतने में मैंने भग्गू डाकू को छलांग लगाकर थाने में दाखिल होते देखा। वो सीधा हवालात की तरफ आया। संतरी ने बंदूक फेंक कर हाथ जोड़ दिए। राणा जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दे राणा जी। इसे खोलो, बग्गू ने इसे गरज कर कहा। संतरी ने पेटी के साथ बंदी चाबी लगाकर हवालात का कफल खोल दिया। इसके हाथ कपकपा रहे थे। बग्गू डाकू ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। बोला, मैं तुम्हें इस मलिच्छों के पास छोड़ जाता तो अपने सरदार को क्या मुंह दिखाता ठाकुर। थानेदार का रंग उड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से इसकी मेज की दराज खोलकर सुधा रंगनी के मनके वाला कागज निकाला और मनके को अपनी जेब में रख लिया। बग्गू डाकू के हाथ में 393 की राइफल थी। इसने देखते देखते नाली का रुख थानेदार की तरफ किया। एक धमाके के साथ गोली चली और थानेदार अपनी जगह से जरा उछलकर वहीं देर हो गया। बग्गू डाकू पर खून सवार था। इसने मेरी आंखों के सामने बाकी 3 सिपाहियों को भी हलाक कर दिया और मुझे लेकर बाहर की तरफ दौड़ा। रात के सन्नाटे में गूंजती फायरिंग की आवाज से इर्द गिर्द मकानों की खिड़कियों में कहीं कहीं रोशनी हो गई थी। बग्गू डाकू की जीप बाहर खड़ी थी। इसके साथ ही डाकू अभी तक हवाई फायरिंग करके आसपास के इलाके में खौफ हरास की फिजा कायम रखे हुए थे। बग्गू ने मुझे अपने पहलू में जीप में बिठाया और इंजन स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा। बाकी डाकू भी पिछले हिस्से में सवार हो चुके थे। जीप रात के सन्नाटे में सुनसान बाजारों में से हवास से बातें करने लगी। देखते ही देखते शहर की वादी से बाहर निकल आया। ऐसा लगता था कि वो इन तमाम रास्तों से वाकिफ है। जीप ने एक नदी का पुल अबूर किया। बग्गू डाकू ने एक बड़ी सड़क से उतारकर कच्ची सड़क पर डाल दिया जो खेतों के बीच में से गुजर रही थी। वहां अंधेरा था। कच्चे रास्ते से निकलकर जीप दोबारा एक पक्की सड़क पर चढ़ गई। जीप के दचकों में थोड़ी कमी आ गई थी। बग्गू डाकू खामोश था, लेकिन इसकी अकाबी निगाहें सामने सड़क पर लगी हुई थी जो तारों की रोशनी में धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। बग्गू डाकू ने पीछे देखे बगैर अपने एक साथी से चिल्लाकर कहा, माऊजी विश्राम डेरे पर ही होगा। माऊजी ने चिल्लाकर जवाब दिया, हाँ बग्गू, विश्राम डेरे पर हमारी राह देख रही है। अब बग्गू डाकू ने मुझसे बातें शुरू कर दी और ऊंची आवाज में बोल रहा था, ठाकुर जी, मुझे पता था कि तुम बाई के कोठे पर ही हो। पटेल को ठिकाने लगाने के बाद शहर से बाहर आया तो किसी ने माऊ जी को साधु के बेस में बाई जी के कोठे पर भेजा। इसने मुझे आकर बताया कि पुलिस तुम्हें पकड़कर ले गई है। ठाकुर, अब बताओ, मैं तुम्हें छोड़कर नागमातुदा जी के पास कैसे जा सकता था? वो हमारी सरदारनी ही नहीं, हमारी नाग माता भी है और तुम हमारी नाग माता के स्वामी हो। मैं तो जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें निकाल ले जाता था। फिर वो कह कहा लगाकर हंसा। मैंने थाने में कोई सबूत नहीं छोड़ा। हवलात वाला संतरी अब अपने बच्चों का वास्ता ना देता तो इसे भी ढेर कर देता। मैंने कहा, सुधारंगनी कैसी है और हमारी मेहमान लड़की किस हाल में है? बग्गू डाकू बोला, नागमाता जी तो बड़ी ठीक ठाक हैं, तुम्हें रोज याद करती हैं और दूसरी कमजोर सी लड़की भी ठीक है। पर ठाकुर, इधर कैसे निकल आए थे? मैंने यूं ही उसे एक फर्जी कहानी सुना दी और उससे सवाल कर दिया कि सुधारंगनी को छोड़कर इधर अपने आदमियों के साथ क्या लेने आया था। इसने एक और कह कहा लगाया। बोला, ठाकुर जी, मुझे गाना सुनने का बहुत शौक था। नागन माता यानी हमारी सरदार ने इधर डांट में एक पापी ठेकेदार को ठिकाने लगाने हमें भेजा था। इसे ठिकाने लगाकर वापस जाने लगा तो सोचा अहमदाबाद करीब ही है, क्यों ना कोठे पर गाना सुना जाए। इसके बाद जो कुछ हुआ तुम्हें सब मालूम है ठाकुर। अंधेरे में 2-3 गांव गुजर गए। एक गांव से कुछ कुत्ते जीप के पीछे भौंकते हुए दौड़े। बग्गू ने माओ से चलाकर कहा, अबे देखता क्या है साले,
माओ जी ने कुत्ते पर 2 फायर झोंक दिए और कुत्तों की आवाजें डूब गईं। जीप अब कच्चे पे दौड़ रही थी। गांव अब कुछ पीछे रह गए थे और हम ऊंचे नीचे मैदानों में आ गए। बाई जानब तारों भरे रोशन आसमान के पस मंजर में पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक चला गया था। जीप अब किसी बकायदा रास्ते पर नहीं चल रही थी। सुबह होने से पहले पहले हम 2 ऊंची टेकरियों के बीच से गुजरकर बाई जानब एक जगह रुके। बग्गू डाकू छलांग लगाकर जीप से उतर पड़ा। पू फट रही थी। आसमान नीला हो गया था और सितारों की चमक मान पड़ गई थी। दूसरे डाकू भी उतर आए। बग्गू डाकू ने मुझे अपने साथ लिया और उस दूसरी ऊंची टेकरी के अकबी दामन में एक जगह झाड़ियों के अंधेरे में चलने लगा। यहाँ हमारे एक पुराने साथी का डेरा है। तुम इससे मिलोगे तो खुश होगे। साला आशिक मिजाज है, पर यार की खातिर जान भी कुर्बान कर सकता है। नाग माता का पुजारी है। विश्राम इसका नाम है। खारवा में जितने भी डाकू ठग हैं सब इसके यार हैं। हम एक जगह आकर रुक गए। यहाँ टीकरी में खुदी हुई सीढ़ियां ऊपर जाती थी। ये 6-7 सीढ़ियां थी। ऊपर जाकर वही झाड़ियों के झुंड थे। अचानक झाड़ियों में से 2 डाकूनुमा इंसान बाहर निकल आए। ठाकुर बगवा, दादा तुम्हें बहुत याद कर रहा था। चलो। दादा ये अपने सरदार विश्राम को कहते थे। टीकरी के ऊपर बुलंद झाड़ियों और खुदरू बबोल के दरख्तों के दरमियान एक जगह कच्चा मकान बना था, जिस पर घास फूस की ढलानी छत पड़ी थी। हमारे रहनुमा डाकू ने मकान के दरवाजे पर हाथ मारकर कहा, दादा ठाकुर बग्गू आया है। जवाब में अंदर से एक मर्द की पाटदार आवाज आई, बग्गू रे साले इतनी देर कर दी, आजा अंदर, रखिया रानी के सिवा और कोई नहीं है। और फिर एक मर्द और एक औरत का कहकहा बुलंद हुआ। बग्गू डाकू ने इसे गाली दी और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मैं भी इसके साथ था। अंदर एक कमजोर सी लालटेन जल रही थी। इसकी लो नीचे रखी गई थी। 2 चारपाइयां आमने सामने बिछी थी। एक चारपाई पर बग्गू डाकू का पुराना दोस्त वशराम डाकू अपनी दोस्त रखिया रानी के साथ बैठा था। इस औरत के नाक का नथना नन्ना सा सुराख नगीना चमक रहा था। अभी ये कौन है? बग्गू डाकू बड़े एहतराम से बोला। विश्राम, ये रघु जी हैं। ठाकुर रघु, हमारी नाग माता के स्वामी। विश्राम जल्दी से चारपाई से उतरा और मेरे पांव छू कर बोला, धन्यवाद हो ठाकुर जी, आपके दर्शन करके खुशी हुई। फिर रखिया रानी की तरफ इशारा करके किसी कदर लहक कर बोला, इसका कुछ ख्याल ना करना ठाकुर जी, ये तो मेरी रखिया रानी है। इसे ऐन ब्याह के रोज एक दिन के लिए अगवा करके लाया था। अब ये जाती नहीं है मुझे छोड़कर। विश्राम डाकू बड़े मजे का आदमी था। इसी वक्त दूसरी चारपाई पर मेरे लिए नई चादर बिछवा दी और कहा, ठाकुर जी तुम यहाँ आराम करो। फिर वो बग्गू और रखिया को साथ लेकर बाहर चला गया।